हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट वालों के लिए। आप सभी को पता है कि आपके राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान जीके के, वो है 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास, इन तीनों को मिलाकर आपसे पूछे जाने वाले हैं 50 क्वेश्चन। कितने पूछे जाने वाले हैं? 50। और बात करें यहां पर तो ये पैटर्न रहने वाला है 100 नंबर का। तो मैं यहां पर हर एक क्वेश्चन इतना रामबाण लूंगा आपके लिए कि आपके पेपर में छपने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, तो यहां पे हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी पॉइंट में कवर करूं, एक भी पॉइंट हटाने के लायक नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेंगे, तो बिल्कुल नजर बनाए रखें। ये अभी लास्ट समय पर जो आप क्लासें देख रहे हो वाली, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित हो सकती है एग्जाम के अंदर। जैसे कि यहां पे लिख रहा है कि राजस्थान का भूगोल क्वेश्चन 1 से 20 तक जो इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन रहेंगे, 1 से 20 तक सारे टॉप 20 जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रयास रहेगा भूगोल के। राजस्थान के इतिहास के 20 से लेके 40 तक और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 40 से लेके 60 तक। वैसे आपके एग्जाम में 50 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदु कवर हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से प्यार दिखाइएगा क्लास में, और जैसे आपका रेस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार फिर अगले दिन इसमें हिंदी भी जोड़ दी जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हर एक क्वेश्चन पे, क्योंकि राजस्थान जीके से बिल्कुल आपके एलडीसी के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखो, ये राजस्थान के भूगोल से। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा है जिला इनमें से जो मध्य प्रदेश और यूपी के साथ सीमा बनाता है? यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाने वाला प्यारे दोस्तों, यहां से जो जिला है करौली नहीं है, भरतपुर नहीं है, सवाई माधोपुर नहीं है, धौलपुर जिला है। ये जो धौलपुर जिला है ना प्यारे दोस्तों, ये यूपी के साथ भी और एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान जो है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ध्यान रखें, 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है। यहां पे पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की, और यहां पे हरियाणा के साथ में बनाता है और 1262 किलोमीटर की। और आगे बात करें यूपी के साथ 877 किलोमीटर की, और एमपी के साथ सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा लगती है। यह भी ध्यान रखें, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा 1600 किलोमीटर की लगती है। और उसके बाद गुजरात की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना 1022 किलोमीटर की लगती है। और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो 1070 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर की। ये हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है। किस किस राज्य के साथ सीमा लगाते वो हमने बता दिया है। सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ 1600, न्यूनतम सीमा 89 किलोमीटर की। हर एक बिंदु, अगर पेन से मैंने यहां कुछ लिखा है तो बहुत ही खास आपके लिए रहने वाला है, तो जरूर जरूर आप ध्यान रखें। बिल्कुल क्वेश्चन तो एक बहाना है, बट उसके आसपास जो भी बातें होंगी हर एक रामबाण रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 को देखिएगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को, बांसवाड़ा और लेवल की बात करें तो आपका जो 12th लेवल का स्तर है प्यारे दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल इसके इर्द गिर्द ही आप सारी बातें याद करें जो मैं बताता जा रहा हूं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, अब जैसे बात करें यहां पर है डूंगरपुर और यहां पे है बांसवाड़ा। अब यहां पे मध्य के भूभाग की बात करें तो कहोगे सर कांठल भी है। बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है कांटल का क्षेत्र लगभग। ठीक है, और गिरवा की जो पहाड़ियां है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और मेवल जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? मेवल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां से आपका 56 का मैदान छप सकता है, ये जरूर ध्यान रखें आप। 56 का मैदान वेरी इंपॉर्टेंट रह सकता है, माही नदी के क्षेत्र में है, ध्यान रखें। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का जो समूह है वो 56 का मैदान कहलाता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो नदी आती है महत्वपूर्ण, वो माही नदी। अभी नदी के साथ आगे कनेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 3 देखो।
राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर छपता है क्वेश्चन। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। पहली बात तो शीतकाल में जो वर्षा होती है ना प्यारे दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट। और ये जो मावट होती है ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? क्वेश्चन आ सकता है कौन से विक्षोभों से? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और ऑप्शन में भूमध्य सागर है तो ये भी राइट रहेगा। शीतकाल में वर्षा कराने वाले जो विक्षोभ की उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से होती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि मावट किसे कहते हैं? शीतकाल में होने वाली वर्षा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, बिल्कुल सही है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और मावट की बात करें तो सभी को पता है सर्दियों में जो वर्षा होती है और ये जो बिल्कुल रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। किसके लिए लाभदायक होती है? रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। और रबी की फसलों में भी अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आती है गेहूं की फसल। कौन सी फसल आती है? गेहूं की फसल के लिए इसकी जो स्वर्ण बूंदें होती है ना मावट की, वो गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्ण बूंदों के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न में से मावट किस फसल के लिए उपयोगी नहीं है? तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो भी रबी की फसलें रहेगी उनमें तो उपयोगी मान ली जाएगी, और खरीफ जायद का अगर वो ऑप्शन है उसको नहीं से आप हटा सकते हो, ठीक है ना। आगे की तरफ बात करते हैं। मावट से क्वेश्चन बनता है जरूर, ये ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वो जिला जिसमें औसत वर्षा, राजस्थान में वो जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। अब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो ध्यान रखें वो है कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी है, यह भी ध्यान रखें। और सिरोही की बात करें तो राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है माउंट आबू, सिरोही के अंदर। इसे राजस्थान का, हर एक बात को ध्यान से सुनना, देखो, इसे राजस्थान का बरखोयानस भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखें, ठीक है। और झालावाड़ के अंदर फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम के लिए, संतरों की नगरी कहा जाता है। और यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? संतरे उत्पादन होते हैं। कहां पे? झालावाड़ में। आगे की तरफ बात करें इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने। कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब बात करें चंबल नदी का उद्गम जनापाओ की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही बात है। यह है महू जनापाओ की पहाड़ियां, ध्यान रखना क्या है? महू जनापाओ की पहाड़ियां से है। और इस जगह पे है कौन सा जिला? चित्तौड़। और इस जगह पे है कोटा, इस जगह पे है बूंदी, और इस जगह पे है सवाई माधोपुर, ठीक है। और इधर है भैया करौली, और यहां पे है धौलपुर। महू जनापाओ की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। सर कौन सी नदी निकलती है बताओ? चंबल नदी निकलती है। ये 84गढ़ से प्रवेश करती है। कहां से करती है प्यारे दोस्तों? 84गढ़ से। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यहां पे एक जलप्रपात बना हुआ है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात बांध है, ये ध्यान रखना। चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद ये नदी कोटा में जाती है, कोटा के नोनेरा स्थान पे काली सिंध नदी मिलती है। उसके बाद बूंदी, फिर सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम होता है, चंबल, बनास और सीप 3 नदियों का। उसके बाद करौली, धौलपुर के बाद ये नदी यमुना नदी में जाकर विलीन हो जाती है। चंबल नदी पर कुल बांध की बात करें, कुल बांध कितने बने हुए हैं? तो ध्यान रखना 4 बने हुए हैं। पर राजस्थान में बांध की बात करें तो बता देना कि 3 ही बने हुए हैं। एक कम कैसे हो गया? क्योंकि एक मध्य प्रदेश का गांधी सागर है, इस वजह से, ठीक है। देखो, गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ियों से होता है, यह भी सही है, यह भी सही है। बाणगंगा नदी का संबंध विराट की पहाड़ियों से होता है, मतलब बैराट की पहाड़ियों से होता है, जयपुर से, यह भी सही बात है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी, इन नामों से जाना जाता है। माही नदी का उद्गम, ध्यान रखना, खमनोर की पहाड़ियों से होता है क्या? नहीं होता। खमनोर की पहाड़ियों से तो बनास नदी का होता है। किसका होता है? बनास का। सर फिर माही नदी का कहां से होता है? तो ध्यान रखना, ओम मोरू की पहाड़ी। कहां से? ओम मोरू की पहाड़ी, मेहद झील, मध्य प्रदेश से होता है माही नदी का। दक्षिण की गंगा है ना, आदिवासियों की गंगा कहलाती है माही नदी, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। पूर्णतः बहने वाली पूछे बनास बताना है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी पूछे तो घग्गर बताना है, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 को देखिएगा।
क्वेश्चन संख्या 6, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार, राजस्थान के अंदर भूरी मिट्टी का प्रसार जो है प्यारे दोस्तों, राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो कहां मिलता है? ये मिलता है प्यारे दोस्तों बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में। कहां मिलता है? बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में मिलता है। और अभी बताया है कि बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे चलो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। देखिएगा, सभी टॉपिक सिमिलित है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल आप टेंशन ना रखिए, बस सही सुमेलित है ये बताना है। एरिडी सोल मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में है, बिल्कुल सही बात है। इनसेप्टी सोल मृदा अर्ध शुष्क एवं आर्द्र में है, बिल्कुल सही बात है। अरावली वाले क्षेत्र में मिलती है। और बात करें तो लाल मृदा ही होती है, एक तरह से कैसी होती है? लाल मृदा होती है। एल्पी सोल्स की बात करें, उप आर्द्र एवं आर्द्र वाले क्षेत्र में मिलती है। वर्टिसोल्स की बात करें, आर्द्र एवं अति आर्द्र हैं, यहां पर सभी सही हैं। ठीक है, वर्टिसोल्स की बात करें तो काली मृदा होती है। वर्टिसोल्स कौन सी होती है? काली मृदा। काली मृदा कपास के लिए उपयोगी होती है। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें सही सुमेलित है। वर्टिसोल्स कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में मिलती है। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे उटगन नदी कहलाती है? कौन सी नदी कहलाती? उटगन नदी। ये जो गंभीरी नदी है ना, जावद गांव की पहाड़ियां पड़ी थी आपने, उस नदी को उटगन नदी भी कहा जाता है। काली सींध नदी की बात करें तो बागली गांव, ध्यान रखना कौन सा गांव? बागली गांव, देवास मध्य प्रदेश से इस नदी का क्या होता है बताओ? उद्गम होता है। किसका? काली सींध नदी का। ठीक है, लूणी नदी की बात करें तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है लूणी नदी का उद्गम। और इसी के किनारे तिलवाड़ा में क्या लगता है प्यारे दोस्तों? पशु मेला लगता है। ठीक है ना, पशु मेला किसका है? ये मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला है? मल्लीनाथ पशु मेला। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब लगता है प्यारे दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। रूपा रेल नदी की बात करें, उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी, कौन सी जगह है? थाना गाजी है। ये कहां पर है? अलवर के अंदर है। ये ध्यान रखना आंतरिक प्रवाह की नदी है। ध्यान रखना कौन सी? रूपा रेल। और इस रूपा रेल नदी को असवारी नदी भी कहते हैं, लसवारी नदी भी कहते हैं। ठीक है, और लूणी नदी 6 जिलों में बहती है। कितने बहते हैं? 6 जिलों में। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, सारी बातें आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं? देखो, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। इस फैक्ट को याद रखना, कोई नदी नहीं है। कौन से 2 जिले हैं? एक का नाम है बीकानेर और एक का नाम है चूरू। यहां पर कोई भी नदी नहीं है। इस चीज का आपको बेहद तरीके से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि देखो उदयपुर के अंदर क्या होता है? नदियों का सर्वाधिक उद्गम होता है। कहां से होता है? सर्वाधिक उद्गम नदियों का उदयपुर से होता है। पर किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है? जब संभाग की बात की नाम आ जाए यहां तो कोटा संभाग राइट रहेगा। अब 3 क्वेश्चन सुनना। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर से। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में मिलती है? कोटा संभाग में। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। किसमें है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के 2 जिले जहां पर कोई नदी नहीं बहती है, एक का नाम बीकानेर, एक का नाम क्या है? चूरू है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 देखिएगा, ये झीलों से संबंधित है। राजस्थान की सब सारे टॉपिक आने से बड़ी क्या बात हो सकती है आपके लिए? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ध्यान रखना, जयसंबंध झील। ये है जयसंबंध झील। कौन सी झील है प्यारे दोस्तों? जयसंबंध झील कहां पे है बताओ? उदयपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखना। और इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं। और इसके अंदर 7
टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। बड़े वाले टापू का नाम बाबा का भाकड़ा या बाबा का मगरा है। सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है और यहां पर भील मीणा जनजाति के लोग निवास करते थे, यह भी ध्यान रखना। और इससे 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर का नाम है श्यामपुरा नहर और एक नहर का नाम है भाट नहर, दोनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, और जयसमंद झील के पास में एक पठार भी है, उस पठार का नाम है लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है प्यारे दोस्तों? लसाड़िया का पठार। कहां पर है? उदयपुर में है। किस झील के पास है? जयसमंद झील के पास है। तो हमारा जवाब क्या रहेगा? जयसमंद झील। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। इसके किनारे नटनी और गलकी का चबूतरा भी है, बागोर की हवेली भी है, ठीक है। राजसमंद झील नौ चौकी की पाल कहलाती है, ऊतरी पाल। घेवर माता का मंदिर भी है जो बिना पति के सती की देवी कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में पयाला झील है? राजस्थान के कौन से जिला है जहां पर क्या है? पयाला झील है। देखो, इस तरह से रेगिस्तान के अंदर बालू का स्तूप होते हैं, तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं धोरे, और वहां स्थानीय भाषा में इनको धरियन भी कहा जाता है। जब इन धोरों के बीच में प्यारे दोस्तों जब वर्षा होती है तो इस तरह से ये भर जाते हैं पानी से, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। जिसका निर्माण हो जाता है? अस्थायी झील का। और इन्हीं अस्थायी झीलों को किस नाम से जाना जाता है? पलाया झील के नाम से जाना जाता है इन अस्थायी झीलों को। और ये ध्यान रखना, जब ये अस्थायी झीलें सूख जाती है ना इस तरह से, तो ये इसमें जो फसल होती है वो खड़ीन की कृषि कहलाती है। इसका विस्तार भी जैसलमेर में ही पाया जाता है और पलाया झीलों का विस्तार भी प्यारे दोस्तों जैसलमेर में ही पाया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब ये झील सूख जाती है तो ये क्षेत्र कहलाता है रण या टाट कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहां हमारा आंसर क्या रहने वाला है? जैसलमेर रहने वाला है। और जैसलमेर के एरिया में कौन सा सांप मिलता है? पिवना सांप मिलता है जो कि बहुत जहरीला होता है। और यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान भी है जिसके अंदर गोडावण पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए साबित होगी। बहुत अच्छे से शेयर कीजिएगा इस क्लास को, ताकि कल आपके लिए मैं हिंदी भी जोड़ के लाऊं इस क्लास के अंदर। देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा में स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखो, एक नदी है उसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। और इस माही नदी का उद्गम मैंने बताया था अभी, ओम मोरू की पहाड़ी मेहद झील कहां से होता है उद्गम? मध्य प्रदेश से। और ये नदी कहां जाती है? इस तरह से नदी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान में। कहां से? बांसवाड़ा से। उसके बाद ये नदी कहां जाती है? डूंगरपुर की तरफ जाती है प्यारे दोस्तों। कहां जाती है? डूंगरपुर की तरफ जाती है। फिर बाद में नदी गुजरात की तरफ से चली जाती है। और इधर की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से आ रही है। तो राजस्थान के 2 जिलों में नदी गई है, एक तो बांसवाड़ा में और एक डूंगरपुर में। और इसी पे एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है माही बजाज सागर बांध, ठीक है ना। किस नदी पे बना हुआ है? माही नदी पे बना हुआ है। दक्षिणी राजस्थान आदिवासियों की क्या है? ये गंगा है, सोनरेखा है, जो भी है। और यहां पर बेणेश्वर धाम भी लगता है मेला, ये भी आप ध्यान रखें। देखो, जनापाव की पहाड़ियां ध्यान रखना, नाग पहाड़ अजमेर ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 11, निम्न में से राजस्थान में चंबल पर स्थित बांधों में से कौन सा नहीं है? देखो, बात करें अपन इस तरह से तो चंबल पे बना बांध एक तो है ये गांधी सागर, जो सबसे बड़ा बांध है चंबल नदी पे बना हुआ, 62 मीटर के लगभग का है। उसके बाद बात करें, एक बांध आता है राणा प्रताप सागर, और एक बांध आता है जवाहर सागर, और एक बांध आता है कोटा बैराज। कौन सा आता है? कोटा बैराज। ये सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। दाई नहर, बाही नहर इससे निकाली गई है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज या गांधी सागर। राजस्थान में चंबल पर कौन सा नहीं है? तो ये तो मध्य प्रदेश पे है, बाकी तीनों राजस्थान के अंदर है। चलो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला देखिएगा 12। ईसरदा बांध की बात करें किस जिले के अंदर स्थित है? ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखना। पर आपसे पूछा जा सकता है मेजा बांध पूछा जा सकता है, पांचना बांध पूछा जा सकता है, जाखम बांध और पूछा जा सकता है जवाई बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, ध्यान रखना। कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। पांचना बांध कहां पे है? गुड़ला गांव करौली पे है। 5 नदियां अट्टा माझी बरखेड़ा बेसावट के नाम से, ठीक है ना। जाखम बांध कौन सी नदी पे? जाखम नदी पे है। और जवाई बांध की बात करें सुमेरपुर पाली के अंदर है। कहां पे है? सुमेरपुर पाली के अंदर है ये बांध। और जाखम बांध कहां पे है? ये बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। ध्यान रखना, सारे महत्वपूर्ण जो भी बताया है मैंने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब एक क्लास में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और इस तरह की मैं आपको 8-10 क्लास दूंगा अगर आप लगातार अपना प्यार दिखाओगे तो। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सही परियोजना की बात करें उनका संबंध किस बांध से है? सही परियोजना की बात करें तो ये उदयपुर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। और जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो सही परियोजना से पानी पहुंचाया जाता है। कहां पे? जवाई बांध में। और जवाई बांध कहां पे है? सुमेरपुर पाली के अंदर है। कहां पे है? सुमेरपुर पाली के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की बात करें परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ध्यान रखना 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखना है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किससे की जाती है? देखो कुओं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। पर आपको याद रखना है बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, ये याद रखनी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का नाम आ जाए या फव्वारा सिंचाई परियोजना का नाम आ जाए तो दोनों बातें याद रखना किससे संबंधित है? नर्मदा नहर परियोजना से है। किससे है? नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित है। जरूर जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आपको याद रखनी है सोम कमला अंबा परियोजना याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद सोम कागदर परियोजना याद रखनी है। क्या रखनी है? सोम कागदर परियोजना याद रखनी है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर, सोम कागदर परियोजना उदयपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल का उत्पादन करता है? जालोर जो जिला है इसबगोल का उत्पादन करता है, ध्यान रखना। और झालावाड़ की बात करें तो संतरा उत्पादन याद रखना। अश्वगंधा भी होता है यहाँ पर। क्या होता है? अश्वगंधा भी होता है, यह भी ध्यान रखना। सिरोही जिले की बात करें तो यहाँ पे माउंट आबू जो अभ्यारण्य है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। और जो ये है बूंदी, इसको बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बावड़ियों का शहर कहते हैं। 84 खंभों की यहां पर छतरी भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के अंदर माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्म किसकी है? माही कंचन माही धवल का जब नाम आएगा तो ये मक्का की किस्म है। पर जब माही सुगंधा जब आ जाए प्यारे दोस्तों, क्या आ जाए? माही सुगंधा, तो ये चावल की है। माही सुगंधा आ जाए या बासमती आ जाए या परमल आ जाए या फिर चंबल आ जाए या फिर कावेरी आ जाए, ये सब किसकी है बताओ? ये चावल की किस्म है। किसकी है? चावल की है, ठीक है। सोनालिका, सोना कल्याण, गंगा लहरी, लाल बहादुर, ये सब गेहूं की है। किसकी है? गेहूं की है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबीची अजमेर के अंदर है। अबिका नगर टोंक के अंदर क्या है प्यारे दोस्तों? ध्यान रखना, भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? अबिका नगर टोंक में है। फिर आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो बता देना सेवर भरतपुर में है। फिर आपसे पूछा जाए कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो ये कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 में की गई थी, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19। भाग्यम, भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला, रागेश्वरी, ये सब क्या है? तेल के कुएं हैं। ये भाग्यम तेल कुआं किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर है। कैरियर एनर्जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन संख्या 20 देखिएगा।
असंगत बताइए। अब यहाँ पे आपको खनिज दे रखे हैं, लोहा कहाँ मिलता है, नाथ्रा की पाल उदयपुर, सीसा जस्ता जावर, ठीक है। उसके बाद रोक फास्फेट जामर कोटरा उदयपुर, टंगस्टन कोल्हन में नहीं मिलता। टंगस्टन की बात करें तो ये डेगाना नागौर में मिलता है, आबू में मिलता है, रेउदर में मिलता है और वालदा प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है, वालदा प्रदेश के अंदर मिलता है, सब सिरोही के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 21। अब स्टार्ट हो गया है हिस्ट्री का पोर्शन, इससे पहले चल रहा था ज्योग्राफी का। देखो, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जन, फर्जन में क्या होता है, दत्तक पुत्र होता है, की उपाधि किसको दी थी, मान सिंह को दी थी और 60,000 की मनसब दी थी, इसलिए मान सिंह को 60,000 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, 60,000 के नाम से भी जाना जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना राय सिंह को कहते हैं बीकानेर के किले का क्या बोलते हैं, बताओ, निर्माण करता बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करी थी। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी वो राज सिंह ने करी थी। पर नाथ द्वारा का नाम आपको याद रखना है, एक तो गुलाबी गणगौर के लिए, किसके लिए प्यारे दोस्तों, गुलाबी गणगौर के लिए ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखना है पिछवैया कला, कौन सी कला, ये ध्यान रखना, पिछवैया कला। ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन संख्या 25 को देखते हैं। देखिएगा, महाराणा कुंभा ने किस विजय पर प्राप्त, महाराणा कुंभा ने किस विजय पर प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखना 1540 से लेकर 48 तक विजय स्तंभ का निर्माण चला था, मालवा गुजरात की सेना पर विजय करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 को देखिएगा, चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी। जब रतन सिंह चूड़ावत ने सैलानी मांगी थी तो सर काट दिया था सतरानी ने। क्या नाम था उस रानी का, सहल कंवर। क्या नाम था, सहल कंवर था। फिर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 27 को देखते हैं। देखो, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पूछा जाएगा कि अढ़ाई दिन का उर्स या झोपड़ा जो है कहां पे है, तो ध्यान रखना अजमेर में है। और यहां पे तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, विग्रह राज के द्वारा करवाया गया था। और विग्रह राज का नाम बीसल देव भी है। और बीसलपुर बांध कहां पर है, टोंक के अंदर है। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 28। अकबर ने अपनी 1570 में, क्वेश्चन आएगा कि नागौर दरबार कब लगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, नागौर दरबार 1570 में। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया था, तो जरूर ध्यान रखना नागौर दरबार कब लगा है, 1570 में लगा था। उस समय अकबर ने जो जोधपुर का किला था वो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 29 को देखते हैं। फरिश्ता के अनुसार, किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान रखना राजस्थान का पहला शाखा पूछेगा आपसे। राजस्थान का पहला शाखा तो 1301 में हुआ है। कब हुआ है, रणथंभौर का। उसके बाद चित्तौड़ की बात करें 1303 में हुआ है। ठीक है, देखो फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण हुआ था 1311 के समय पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ है, 1301 में रणथंभौर का हुआ है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 पर, रणथंभौर विजय के उपरांत, किसके उपरांत, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने वो किला किसको सौंपा था, यह बताना है। क्या नुसरत खां, औकाद खां, उमर खान, तो उलुग खान इसका सही जवाब है। और 1301 आपको याद रखना है सन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 31 की तरफ देखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है प्यारे दोस्तों, अजमेर में है। ठीक है, दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। खानवा के युद्ध में, किस युद्ध में, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था,
महमूद लोदी था। हसन खां मेवाती थे क्या? बिल्कुल थे। मालदेव राठौर भी थे, पर हकीम का सुर नहीं था। इनका संबंध हल्दी घाटी के युद्ध से है। कहां से है प्यारे दोस्तों? हल्दी घाटी के युद्ध से है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 33। सही सुमेलित कीजिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? सारे फैक्ट याद करने हैं, कोई भी फैक्ट बन के अपने आप में क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। देखो, खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तुंगा का युद्ध 1787 में, दिवेर का युद्ध 1582 में। सारे याद कर लेना, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? ठीक है, बताओ। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? बताओ। वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा है। उसके बाद आगे हम बात करें, और मेवाड़ का मैराथन जो युद्ध है वो कौन सा है? दिवेर का युद्ध है। ठीक है, फिर बड़े देखो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 34 देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में, देखो 1191 में क्या हुआ था? तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, और तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में। ये वाला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी जीते। ठीक है, 1192 की बात, सॉरी, पहले युद्ध में जो जीते थे पृथ्वीराज चौहान। कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेज वापस पृथ्वीराज चौहान पे, तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, लेकिन वर्ष 1192 में वो उससे हार गया था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ। देखते हैं भाई, देखो किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की, कौन सा राजा है उसके दरबार में अलग अलग विषयों की 22 नाम पे वो क्या करते थे? कविताएं करते थे, कहानियां करते थे। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 भरमार थी? वो कौन है? नाम उनका बताओ। महाराजा प्रताप सिंह। हर चीज उनमें 22 के नाम पे थी। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन संख्या 36 को देखते हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। कौन है? कृष्णानंद व्यास है। पर आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है पृथ्वीराज विजय। क्या याद रखना है? पृथ्वीराज विजय। फिर आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो। क्या याद रखना है प्यारे दोस्तों? पृथ्वीराज रासो याद रखना है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। किसकी है? चंद्रबरदाई की। तो यहां से तो आंसर रहेगा कृष्णानंद व्यास। फिर देखो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। यह ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, उनका नाम था हकीम का सूर। क्या नाम था? हकीम का सूर था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है जूनी कचेरी में। किसमें हुआ है? जूनी कचहरी में जन्म हुआ है। ध्यान रखना, ये जूनी कचेरी बादल महल के अंदर है। कहां पे है? बादल महल में। ये बादल महल जो है ये कटारगढ़ के अंदर है। कटारगढ़ जो है प्यारे दोस्तों ये कुंभलगढ़ में है। कहां पे है? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ कहां पे है? राजसमंद में है। कहां पे है? राजसमंद में। तो ध्यान रखना, ये जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। कब हुआ था? 9 मई 1540 के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? वही बात आ गई है, सारी चीजें हमने देख ली। अभी 9 मई 1540 को हुआ है, सारी बात अभी हमने कर ली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 39। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान के समय ये राजस्थान आए थे। क्वेश्चन संख्या 40 को देखिएगा। जोधपुर में स्थित है रूपायन संस्थान, उसका मुख्य कार्य क्या है? आपसे पूछा जाएगा रूपायन संस्थान कहां पे है? तो ध्यान रखना बोरुंडा के अंदर है। और ये बोरुंडा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। फिर आपसे पूछा जाएगा काजरी, क्या पूछा जाएगा? काजरी शोध संस्थान पूछा जाएगा, या फिर आपसे आफरी शोध संस्थान पूछेगा। तो इसके जवाब भी आपको क्या देने हैं? जोधपुर ही देने हैं। ठीक है, जोधपुर में स्थित रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है लोक संस्कृति का उन्नयन करना। फिर देखो क्वेश्चन संख्या 41 पे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र, राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? जयपुर में है, ये जापान की सहायता से खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 42, पूछा जाएगा कि मंदिल एक प्रकार की क्या है? ध्यान रखना, मंदिल एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है प्यारे दोस्तों? पगड़ी है जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। किस अवसर पर? दशहरे के अवसर पर आपको याद रखना है आभूषण। कौन से आभूषण याद रखने हैं? एक याद रखना है नेवरी, एक याद रखना है आपको प्यारे दोस्तों नोगरी, और एक याद रखना है मैमंद, ठीक है ना, और एक याद रखना है आपको बोरला, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे आभूषण हैं। एक याद रखना आप तिमनिया, ठीक है, एक याद रखना आप मांदलिया, ठीक है ना, एक याद रखना आप हालरो, और एक याद रखना आप जालरो। इस तरह के सारे आभूषण आपको याद रखने हैं। देखो, नेवरी कहां का आभूषण है? ये पेड़ का है प्यारे दोस्तों। नोगरी कहां का है? ये हाथ का है। मेमंद कहां का है? सिर का है। बोरला कहां का है? सिर का है। तिमनिया कहां का है? गले का है। ये भी कहां का है? मांदलिया भी गले का है। ये दोनों भी कहां के हैं? गले के हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब आभूषण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। पूंछिया कहां का है? हाथ का है। रखड़ी कहां का है? सिर का है। तगड़ी कहां का है? कमर का है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 43, सही सुमेलित कीजिए। देखो, तगड़ी वो आभूषण आ गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखो, तगड़ी क्या है? कमर का आभूषण है, ठीक है। तिमनिया गले का आभूषण है। देखो, चूप दांत का आभूषण है। पूछा जाए चूप, रखन, ये सब कहां के हैं? दांत के हैं। चंपाकली ये गर्दन का है। सभी सही सुमेलित हैं भाई, ठीक है। पर एक याद रख लेना, सुरलिया, सुन लिया, कान का है, ठीक है। कान से सुनते ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन संख्या 44 देखिएगा, सही सुमेलित करना है। पूछा जाएगा कि तारकशी के देवर कहां के प्रसिद्ध हैं? नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। पिछवाइया कला कहां की है? नाथ द्वारा की है। मीनाकारी ब्लू पोट्री कहां की है? जयपुर की है। यहां पे सभी सही हैं, ठीक है। पर फिर भी आपको याद रखना है अजरक प्रिंट, फिर भी आपको याद रखना है दाबू प्रिंट, फिर याद रखना है मलेर प्रिंट, और इस तरह की आपको प्रिंट याद रखनी है। सांगानेरी प्रिंट, मलेर प्रिंट बान में, अजरक प्रिंट बान में, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, थेवा कला प्रतापगढ़। कौन सी कला? थेवा कला प्रतापगढ़। फिर देखो, इससे ज्यादा क्या लोगे क्लास के अंदर? बहुत कुछ आ गया इस क्लास के अंदर। देखो, सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है। देखो, सही सुमेलित करना है क्या? देखो, लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पे? भरतपुर में। बाला किला अलवर में। कोशवर्धन दुर्ग बारा में। ये शेरगढ़ का जो किला है ना बारा का, उसे क्या कहते हैं? कोशवर्धन दुर्ग कहते हैं। इसमें से परवन नदी गुजरती है, ध्यान रखना। क्या गुजरती है? परवन नदी। भटनेर का दुर्ग कहां पे है? हनुमानगढ़ में। ये तो सारे सही हैं भाई, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 46 पे। देखो, सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं? सुवर्णगिरी, अगर जब आधा सा आ जाए ना इस तरह से स्वर्ण नगरी, तो फिर आपको जवाब देना होता है जैसलमेर। क्या देना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जैसलमेर। पर सुवर्णगिरी की बात आ जाए तो जालोर बताना है। चित्तौड़ का किला जो बना हुआ है ना, वो मेसा के पठार पे बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। जयगढ़ का किला जयपुर। और चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 47। देखो, वो किला जिसकी आजादी वो अस्मिता की रक्षा के लिए, वो किला जिसकी आजादी वो अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। मतलब उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के गोले दागे थे। वो कौन सा किला है? चूरू का किला है। लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। जूनागढ़ का किला कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और जयमल और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है जूनागढ़ के किले के सामने। आमेर का किला कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध यहाँ पे? शीला देवी का मंदिर है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में किसकी मूर्तियां लगी हुई है? जयमल और पत्ता की क्या लगी हुई है? बताओ, मूर्तियां लगी हुई है, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 48 पर। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? देखो, यह एक नदी आती है सोम नदी, एक नदी आती है जाखम नदी, और एक नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम मोरू की पहाड़ी में झील मध्य प्रदेश से होकर यह नदी किस तरह से चली जाती है? बांसवाड़ा से बाद यह नदी डूंगरपुर में चली जाती है। सोम नदी का उद्गम जो होता है प्यारे दोस्तों, यह होता है बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहां से? बीछा मेड़ा की
पहाड़ियां उदयपुर की तरफ से इस नदी का उद्गम होता है। फिर ये नदी माही नदी के साथ जाकर मिल जाती है। फिर आगे बात करें, जाखम नदी का उद्गम जो होता है भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। फिर ये नदी भी यहाँ के मिल जाती है और यहाँ पे 3 नदियां मिल जाती है, उनका नाम है सोम, माही, जाखम। और यहाँ पे बेणेश्वर धाम में मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है प्यारे दोस्तों? माघ पूर्णिमा को लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जरूर बनेगा इस जगह से। क्वेश्चन संख्या 49 को देखिएगा। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का जो खजुराहो है वो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू बाड़मेर को। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? मिनी खजुराहो। ध्यान रखना, मिनी खजुराहो कहते हैं भिंड देवरा बारा को। आबानेरी कहां पर है? दौसा में है। ओसिया जोधपुर, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ठीक है। और यहां पर देखो, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? जहां पर गुर्जर प्रतिहार शैली का सोमेश्वर मंदिर भी स्थित है, किराड़ू बाड़मेर। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन संख्या 50 की तरफ। असंगत बताना है। देखो, मातृकुंडिया मंदिर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया को क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। कहां पे? राष्ट्रमी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक लिंग जी का मंदिर नागदा उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया है? बप्पा रावल ने करवाया है। ठीक है। भांडासा जैन मंदिर कहां पे है? बीकानेर में है। इस मंदिर को सुमति नाथ का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे सुमति नाथ का मंदिर भी है। और साथ साथ बात करें तो इस मंदिर को घी तेल वाला मंदिर भी कहा जाता है। रंगनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में नहीं है, ये ध्यान रखना, पुष्कर में है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे दोस्तों, देखिएगा। वैसे तो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने वाले, पर आज हम 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि आपके सारे लगभग आने वाले प्रश्न इसमें कवर हो। ठीक है। फटाफट देखिएगा। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। सुनहरी कोटी टोंक में है। बागोर की हवेली उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे है। ठीक है। सालिम सिंह की हवेली जोधपुर में है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये वाला यहां से गलत हो जाएगा, जैसलमेर में है। 52 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 52 को देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित सही कथन बताइए। ठीक है ना। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संबंध में सही कथन बताना है। किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंदा बिल्कुल राइट है। 1973 में भारत सरकार के द्वारा बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया था, यह भी सही बात है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक नागरीदास सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी, यह भी सही बात है। रामनाथ तुलसीदास सवाई राम लाडलीदास किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं, तो सभी कथन यहाँ सही है। इसका उद्देश्य ये है कि आप इनको याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट सारे के सारे। ठीक है ना, अच्छे से याद करना इस फैक्ट को। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर को, राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया है। चित्तौड़ का किला शामिल है, जंतर मंतर वेधशाला शामिल है, कुंभलगढ़ का किला भी शामिल है, आमेर भी शामिल है, पर आमेर की हवेलियां नहीं शामिल है। ठीक है ना, तो ये वाला असंगत हो जाएगा। फिर देखिएगा सही सुमेलित कीजिए। देखिएगा सही सुमेलित करना है। अब बोलियों से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ध्यान रखना भाई। बात हम करें, देखो हमारे दक्षिण राजस्थान की अगर बात करें तो ये देखो ये वाला एरिया डूंगरपुर बांसवाड़ा में, यहाँ पे बागड़ी बोली बोली जाती है क्या? मालवी बोली की बात करें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ढूंढानी बोली की बात करें जयपुर के आसपास। ये ध्यान रखना मालवी बोली किसका मिश्रण है, तो ये जरूर ध्यान रखना कौन सी आएगी, एक तो रागड़ी और एक निमाड़ी। ठीक है ना, ये भाषा आपको याद रखनी है। सभी सही सुमेलित हैं यहाँ पर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 55 की तरफ। देखो असंगत बताना है। हमीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर है। हमीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूरी है। कानड़ देव प्रबंध के पद्मनाभ है। पृथ्वीराज विजय के चंद्र बरदाई नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जयानक है। कौन है? जयानक। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56 पे। अजरक प्रिंट कहां पर है? बाड़मेर में है। कहां पे बताओ? बाड़मेर के अंदर है। और उस्ता कला बीकानेर। दाबू प्रिंट अजमेर में नहीं है। ठीक है ना, ये गलत है क्योंकि ये कहां पे है प्यारे दोस्तों? अकोला चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे है? अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मथिरण कला बीकानेर में। फिर देखो आगे बढ़े क्वेश्चन संख्या 57 की तरफ। किसे 1974 में
देखो कौन सा सन है 1974 में। जयपुर की प्रसिद्ध है क्या, ब्लू पोट्री। नीले बर्तनों पर चित्रकारी, जयपुर में। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन संख्या 58 की तरफ। असुमेलित बताना है, क्या बताना है, असुमेलित बताना है। यहाँ पे असुमेलित नमदा कहाँ मिलता है, टोक में। कोटा डोरिया मसूरिया की साड़ियां, ध्यान रखना, मसूरिया या कोटा डोरिया की साड़ियां, कोटा, ठीक है। बादला जोधपुर में, क्या है बादला, जिंक का बना क्या है, पानी का पात्र है, क्या है, जिंक का पानी का बना पात्र है। टेराकोटा मोलेला गांव नाथ द्वारा, मोलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद आएगा, उदयपुर नहीं आएगा इस जगह पे, ठीक है ना। मोलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद, ये उदयपुर गलत है। फिर देखो क्वेश्चन संख्या 59 की तरफ। असंगत बताना है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। पिछवाइया कला नाथ द्वारा की। मीनाकारी जयपुर की। ब्लू पोट्री जयपुर की। सांगानेरी प्रिंट जोधपुर की नहीं प्यारे दोस्तों, जयपुर की है। कहाँ की है, जयपुर की है, तो ये वाला यहाँ से असंगत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 60 है और ये आज का क्वेश्चन लास्ट है। देखो असंगत बताना है, क्या बताना है, असंगत। जलझूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। हरियाली तीज यहाँ पे गलत है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को नहीं, ठीक है। तो हरियाली तीज यहाँ से असंगत हो जाएगा। फिर भी आपको क्या याद रखना है, शीतलाष्टमी याद रखनी है एक तो, ठीक है। और एक आपको निडरी नवमी भी याद रखनी है, क्या याद रखनी है, निडरी नवमी। एक आपको हरियाली अमावस्या याद रखनी है, क्या याद रखनी है, हरियाली अमावस्या याद रखनी है। उसके बाद आपको कजली तीज भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो आपको एक करवा चौथ वाला याद रखना है, क्या याद रखना है, करवा चौथ वाला। आगे की क्लासों में हम सब कवर कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास कैसी लगी आपके हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल क्या होगी, रामबाण साबित होगी। तो क्लास को शेयर जरूर करना, और आपने पूरा देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। हिंदी के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।